आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं फाहियान से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। चीनी यात्री फाहियान का वर्णन। फाहियान का जन्म 332 ईस्वी में चीन के शानक्सी में 16 राज्य के काल के उत्तर झाओ राजवंश के अधीन वुवंग नामक स्थान में हुआ था। इनका बचपन का नाम गोंग से ही था। बाद में इन्होंने फाहियान नाम रखे, जिसका शाब्दिक अर्थ है धर्म के गुरु या धर्म के प्रकाश होता है। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने लगभग 399 ईस्वी में अपने 4 मित्र हुई चिंग, ताओन चेंग, हुई मिंग और हुई वई के साथ चीन से भारत तक पैदल यात्रा किए थे। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों को महत्व दिए भ्रमण के लिए जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे, जैसे कपिलवस्तु, बोध गया, बनारस, श्रावस्ती और कुशीनगर की इन्होंने यात्रा भी किए थे। फाहियान ने लगभग 60 वर्ष की आयु में अपना यात्रा शुरू किए थे। इन्होंने सिल्क मार्ग से पश्चिम की ओर यात्रा की और मध्य, दक्षिण और दक्षिणा पूर्व एशिया में बौद्ध स्थलों का दौरा किए। 399 में इन्होंने जो यात्रा शुरू किए थे, 412 ईस्वी में वह चीन वापस गए, जिसमें इन्होंने 10 वर्ष भारत में बिताए और 3 वर्ष श्रीलंका में बिताए थे। अपने यात्रा क्रम में वह मित्रों के साथ सर्वप्रथम रानसन पहुँचे और यहाँ लगभग 4000 बौद्ध भिक्षुकों को देखे। दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए फाहियान खोतान पहुँचे, जहाँ उन्हें 14 बड़े मठों के विषय में जानकारी मिली। इन मठों में सबसे बड़ा मठ गोमती विहार था, जिसमें करीब 3000 महायान धर्म के बौद्ध भिक्षुक रहते थे। गोमती विहार के नज़दीक ही एक दूसरा विहार था। यह विहार करीब 250 फीट ऊंचा था, जिसको बनाने में सोना, चांदी, अनेक धातुओं का प्रयोग किया था। अगले पड़ाव के रूप में फाहियान पुष्कलावती पहुँचे, जहाँ इन्होंने हीनयान संप्रदाय के लोगों से मिले। ऐसा माना जाता है कि यहाँ बोधिसत्व ने अपनी आँखें किसी को दान किए थे। फाहियान ने अपनी वृत्तांत में यहाँ पर सोने एवं रजत से जड़ित स्तूप होने का वर्णन किए हैं। पुष्कलावती के बाद वह सबसे पहले पश्चिम में तक्षशिला और पुरुषपुर जैसे स्थानों पर गए थे। फिर इन्होंने 2 आब की ओर यात्रा की और मथुरा पहुँचे। यहाँ इन्होंने 20 मठों का दर्शन किए। फाहियान ने मध्य देश की यात्रा की सर्वाधिक प्रशंसा किए है। यह प्रदेश ब्राह्मण धर्म का केंद्र स्थल था, इसलिए इसे ब्राह्मण देश भी इन्होंने कहे हैं। फिर वह पूर्व में साकेत, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर और वैशाली होते हुए पाटलिपुत्र पहुँचे। फाहियान ने पाटलिपुत्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थल बताए हैं। यहाँ इन्होंने सम्राट अशोक के राजप्रासाद को देखे और कहे कि ऐसा लगता है जैसे यह महल स्वयं देवताओं ने बनाया हो। उन्होंने पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहे। यहाँ इन्होंने संस्कृत सीखी और ताम्रलिप्ति में 2 वर्ष बिताए, जहाँ का बड़ा रोचक वृत्तांत प्रस्तुत इन्होंने किए हैं। नालंदा में फाहियान ने बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की अस्थियां पर निर्मित स्तूप का उल्लेख किए हैं। फाहियान ने अपने समकालीन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम की चर्चा न करके उनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति एवं कुशल प्रशासन की प्रशंसा किए हैं। उनके अनुसार जनता सुखी थी, कर का भार उनके पर अल्प था, शारीरिक दंड एवं मृत्यु दंड प्रचलन नहीं था, अर्थदंड ही पर्याप्त था। फाहियान ने उस समय के भारतीय समाज का वर्णन करते हुए लिखे हैं कि लोग अतिथि परायण होते थे। भोजन में वे लोग लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस और मछली का प्रयोग नहीं करते थे। इन्होंने चंडाल जैसे अस्पृश्य जाति का भी उल्लेख किए हैं।
जिनका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। इन्होंने वैश्य जाति की प्रशंसा किए हैं क्योंकि इस जाति ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं भिक्षुकों के विश्राम हेतु मठों के निर्माण के लिए काफ़ी धन व्यय करते थे। गुप्तकालीन आर्थिक दशा पर प्रकाश डालते हुए फाहियान ने कहे हैं कि इस समय साधारण क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। भारत का व्यापार उन्नत दशा में था। इन्होंने इस समय के बड़े बड़े जहाज़ी चलने की भी बात की है। इनके वर्णन के अनुसार वे स्वयं स्वदेश वापस जाते समय एक बड़े जहाज पर बैठकर ताम्रलिप्ति बंदरगाह गए थे। फाहियान ने अपने समकालीन भारतीय सम्राट के विषय में बताए हैं कि वे विद्वान के संरक्षक थे। फाहियान ने मंजूश्री नाम के विद्वान का वर्णन किए हैं। धार्मिक स्थिति के बारे में फाहियान ने लिखे हैं कि इस समय अनेक प्रकार के धर्म एवं विचारधाराएं प्रचलन में थी। इनमें सर्वाधिक प्रकाश उसने बौद्ध धर्म पर डाले हैं। फाहियान ने भारत में बैसाख की अष्टमी को एक महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाने का भी बात कहे हैं। उनके अनुसार 4 पहिए वाले रथ पर कई मूर्तियों को रखकर जुलूस निकाला जाता था। चीन लौटने से पहले इन्होंने अपने समय के संस्कृत ग्रंथ का एक बड़ा संग्रह तैयार कर लिए थे। भारत के बाद वे श्रीलंका में 3 साल बिताने के बाद फाहियान जब चीन लौटे तो वह भयंकर तूफान के कारण जावा द्वीप पर वहां 5 महीना बिताने के बाद फाक्सियान ने दक्षिण चीन के लिए दूसरे जहाज लिए, लेकिन वह भी मार्ग भटक गए। अंततः उत्तरी चीन के शानडोंग में स्थित माउंट जाओ पर जा पहुँचे, जो किंगदाओ शहर से 30 किलोमीटर पूर्व में थे। इन्होंने अपने शेष जीवन अपने द्वारा एकत्रित धर्म ग्रंथों का अनुवाद और संपादन करने में व्यतीत किए। धर्म ग्रंथ के बाद में आए चीनी बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए यह प्रभावशाली ग्रंथ साबित हुए। फाक्सियन ने 412 में वापस लौटने और वर्तमान में नानजिंग में बस गए और वहीं नानजिंग में जाकर वे बस गए। इन्होंने लगभग 414 में अपनी यात्रा वृत्तांत पे एक पुस्तक लिखी, फाहियान द्वारा लिखे गए, जिसमें भारत का वर्णन किए हैं। इस पुस्तक का नाम फो कवो की या ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसमें प्रारंभिक बौद्ध धर्म के रेशम मार्ग के किनारे स्थित कई देश के भूगोल और इतिहास का वर्णन किए हैं। जेम्स लेंगे द्वारा फाक्सियन की कृति के 19वीं शताब्दी के अनुवाद की प्रस्तावना किया गया है। फाहियान की मृत्यु चीन में 422 ईस्वी में हो गई थी। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।